हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हो दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर। आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि इसके पहले हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर को लेक्चर नंबर 1 में। हमने डिस्कस किया था इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कि क्या होता है मैटर, एंड इसके ऊपर जो भी मेजरमेंट्स के जो चीजें थे वो हमने डिस्कस किया था। एंड साथ ही में डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये सभी चीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमने एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 1 में। तो अगर आपने अभी तक हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, तो प्लीज जाके जरूर से देख लेना। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, दूसरा लेक्चर। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है एटम, साइज, मास एंड वैलेंसी। ठीक है, तो एटम का हम लोग नॉर्मली, आप सभी को पता है एटम का मतलब क्या होता है, और इसके ऊपर तो कंप्लीट एक चैप्टर भी पढ़ा है ना हमने। ठीक है ना, 8th में, जो आप 8th स्टैंडर्ड में रहे होंगे। ठीक है, तो एक चैप्टर था जिसका नाम था इनसाइड द एटम करके, और उसी में हमने ये चीज बहुत अच्छे से डिस्कस कराया है। अभी तो आप 9th में हो, शायद अगर आप देखना चाहते हो तो 8th में जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जो कि मैं पढ़ा के रखा हूं, मेरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है वो। तो आप जाके दोबारा से अगर और ज्यादा नॉलेज अगर गेन करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो वहां से वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो एटम, और एटम में क्या क्या डिस्कस करना है जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में है, जो कि है साइज। एटम का साइज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके मास के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही में वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और सभी को पता है क्या होता है ये सब चीजें, लेकिन फिर भी हम लोग दोबारा से ये सब चीज डिस्कस करने वाले। तो प्लीज ध्यान लगा के देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार भी है साथ ही में। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले अगर हम बात करें एटम, व्हाट डू यू मीन बाय एटम। वी नो दैट कि एटम इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है। अगर मैं एक एलिमेंट ले लूं, ठीक है ना, एक एलिमेंट ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया, समझ लो कार्बन। तो कार्बन को मैं इतने छोटे पीसेस में उसको डिवाइड करते गया कि वो इतना छोटा हिस्सा हो जाए कि हम लोग को दिखाई भी ना दे, और उससे छोटा और वो हो ना सके। ठीक है ना, इतना छोटा हो गया कि और उसको मैं तोड़ने की कोशिश करूं तो वो ना टूटे। तो इतना सबसे छोटा हिस्सा जो रहता है कोई भी एलिमेंट का, उसको हम लोग बोलते हैं एटम। ये आपने डिस्कस किया है, ये जस्ट आपको मैं रिमाइंड कर रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं, सो दैट आपको याद आ जाए। ये तो आपको समझ में आ गया एटम क्या होता है। लेकिन अगर मैं वही एटम की साइज के बारे में बात करूं, तो व्हाट डू यू मीन बाय एटॉम साइज। तो एटम साइज इज नथिंग बट द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अगर मेरे को कोई पूछता है कि बताओ कि एटम का साइज कितना है, तो आप क्या बोलोगे, एटॉम का जो साइज होता है, या फिर एटॉमिक जो साइज होता है, वो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि लेट सपोज दिस इज माय एनी एटम, यू कैन से। हर एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, या फिर न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो समझ लो, तो जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या फिर न्यूक्लियॉन्स जो प्रेजेंट होता है, वहां से लेके डिस्टेंस उसके आउटर मोस्ट शेल तक। तो आउटर मोस्ट शेल क्या है, ये बाहर वाला हिस्सा, ये उसका आउटर मोस्ट शेल है। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, यही रहता है हमारा रेडियस आर, यानी कि एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इसी को बोलते हैं, और यही डिस्टेंस जो होता है, इसी से हम डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी एटम का साइज क्या है। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द साइज ऑफ एटम जो होता है, इट इज कंप्लीटली डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द एटॉमिक रेडियस, विच इज इक्विवेलेंट टू R, and that is the distance from the nucleus to the outermost shell of any particular atom of element। तो ये हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों। और एक चीज यहां पे बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा जो न्यूक्लियॉन्स होता है, वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके अंदर जो होता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज। एंड ये जो बाहर में जो प्रेजेंट होता है, आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, E- होता है ना, आपको मैंने बताया। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, आगे भी चीज डिस्कस करेंगे। और हमेशा याद रखना कि ये जो एटॉमिक जो रेडियस होता है, वो हमेशा नैनोमीटर में ही एक्सप्रेस होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग डिस्टेंस को मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये चीज आपने पहली बार शायद सुना होगा, नैनोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, नैनोमीटर, जो कि बहुत ज्यादा छोटा होता है। और आपका इसको मेजरमेंट अगर मैं बता दूं, तो 1 नैनोमीटर जो होता है दोस्तों, वो कितना होता है, 10⁻⁹ होता है मीटर। यानी कि एक मीटर को अगर आप 10 के आगे, मतलब 1 के आगे 9 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना जीरो से डिवाइड कर दो, यानी कि एक मीटर को इतने ज्यादा, लाइक कितना ये यूनिट, 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ बार उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करोगे, तो जाके जो इतना जो बारीक हिस्सा आएगा ना, जो आपको दिखेगा भी नहीं, उसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी नहीं चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगेगा बहुत स्ट्रांग वाला, तब जाके उस चीज को देख पाओगे। वो इतना छोटा हिस्सा रहेगा, तो वो जो हिस्सा रहेगा वो नैनोमीटर होता है। समझ में आया, जो कि आपका एटम्स के रेडियस का साइज होता है। ठीक है ना, इतना छोटा हिस्सा होता है। क्लियर है, तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर दिया हुआ है, जैसे कि अगर यहां पे हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है
उसका जो एटॉमिक रेडियस या फिर इन शॉर्ट बोल लो एटॉमिक साइज जो होता है वो यहां पे दिया हुआ है 10⁻⁻10 मीटर। कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻10 मीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना, ये मीटर में 10⁻10 यानी कि 1 मीटर को कितना, ये कितना था 10⁻9 का मतलब था 100 करोड़, तो ये कितना हो जाएगा 1000 करोड़। यानी कि समझ लो 1 मीटर जो कि लगभग कितना बड़ा होता है, 1 मीटर इतना बड़ा होता है, ये बोर्ड के बराबर होता है 1 मीटर, थोड़ा सा इससे छोटा होता होगा। तो इतने छोटे हिस्से को मैं कितना 100,000 करोड़ बार उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करूं तो यार बहुत बार हो जाएगा। तो इतना छोटा जो हिस्सा होता है वो क्या हो जाएगा, इसका साइज हो जाएगा, किसका, हाइड्रोजन के एटम का, ठीक है। तो हाइड्रोजन के एटम का, ये याद रखने वाली बात है दोस्तों, इसको मतलब आपको कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट तो आपको चलो समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस चीज को लर्न करना पड़ेगा आपको कि हाइड्रोजन एटम को पूछता है व्हाट इज द साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम, तो आप बोलोगे 10⁻10 मीटर। वैसे और दो है तो आपको याद रखना है, हो सकता है फिर इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछ ले। वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है यानी कि H2O जो वाटर मॉलिक्यूल होता है दोस्तों, उस चीज का अगर आपको कोई पूछता है कि साइज बताओ तो उसका जो साइज है वो है 10⁻⁹, ठीक है। अगेन 10⁻⁹ है, ये आपको याद रखना, ये भी मीटर में है। और एक और दिया हुआ है यहाँ पे जो कि हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हमारे शरीर में देखो खून होता है, खून के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, ये शायद सुना होगा आपने 8th में जो ब्लड का चैप्टर था मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो हमारे खून में जो रेड ब्लड कार्पस्कल होते हैं उसमें हेमोग्लोबिन भी होता है। तो हेमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका अगर मैं साइज बताऊं तो वो होता है 10⁻⁸, ठीक है, 10⁻⁸ मीटर होता है। तो आप देख सकते हो कि एटॉमिक जो साइज होता है या फिर मैं बात करूं एटॉमिक जो रेडियस होता है कितने छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं कि हम उसको नहीं देख पाते अपने नॉर्मल आंखों से। उसके लिए कंपाउंड भी नहीं चाहिए, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तब उसको देख पाएंगे, ठीक है। तो यही था एटॉमिक साइज, ठीक है। पहला जो चीज है एटम का हम लोग ने डिस्कस किया, साइज क्या होता है समझ में आ गया दोस्तों। तो कोई भी अगर पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय एटम का साइज, तो आप सीधा बोल देना कि एटम का साइज इज नथिंग बट द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ही एटॉम का साइज होता है, और रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस यानी कि आर, ठीक है। और उसका यूनिट होता है, हम लोग उसको नैनोमीटर में डिस्कस करते हैं, और नैनोमीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। और कुछ एग्जांपल्स अगर आपको कोई पूछता है तो आप ये एग्जांपल्स को याद रख लगते हो। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि एटम्स का साइज क्या होता है ये एटलीस्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एटम के मास की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा और स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पे बोर्ड भर गया हमारा, ठीक है, थोड़ा सा और स्पेस बना लेते हैं, फिर आपको एटम के मास के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान लगा के देखना दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि ये सब चीज दोस्तों आगे आप लोग को ना क्या होता है मालूम है क्या, बेस बनाता है, कंसेप्ट जो होता है ना, ये सब चीज अभी आप डिस्कस कर लोगे और अभी से अच्छे से पढ़ लोगे, तो जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, थोड़े बड़े स्टैंडर्ड में जाओगे, तो ये सब चीज आपको पहले से ही पता रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा आपको। तो बात करते हैं मास की, ठीक है, मास ऑफ द एटम, ठीक है। तो मास ऑफ द एटम इज नथिंग बट, सबसे पहली बात, हर एक एलिमेंट का कुछ वजन होता होगा, तो उसके जो सबसे छोटे छोटे हिस्से यानी कि एटम जो होंगे उसका भी वजन होता होगा। कि जो एटम का वजन की अगर मैं बात करूं, कोई भी मास जो होता है यानी कि द मास ऑफ एन एटम जो होता है, इट इज नथिंग बट कहां पे प्रेजेंट होता है, एक चीज हमेशा याद रखना कि समझ लो ये मेरा क्या है, एक एटम है, और एटम के पास जैसे मैंने बोला क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमेशा एक चीज याद रखना है कि जो एटम का जो मास होता है, कोई भी एटम जो है उसका जो मास होता है वो कहां होता है, उसके न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। आपको याद होगा कि हमने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था रुदरफोर्ड का, ठीक है ना। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में था, तो उसमें जब हम लोग ने अल्फा पार्टिकल्स को पास किया था, आपको याद होगा, तो वो सिर्फ ना न्यूक्लियस पे जाके टकराया था, बाकी कहीं पे भी टकराया नहीं था। याद होगा आपको, एक चैप्टर पढ़ा था आपने, ये सब 8th की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि अगर आपने अपना पिछला स्टैंडर्ड अगर ठीक से पढ़ा होगा ना, तो आप जो स्टैंडर्ड में है ना उसमें कोई परेशानी नहीं आएगा, क्योंकि पिछले चैप्टर का, पिछले ही स्टैंडर्ड का ही बेस होता है ना। तो आपने अगर अभी 9th अगर आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल बताता हूं, अगर आप 9th पढ़ रहे हो, ये सब चीज अगर आप ध्यान लगा के पढ़ोगे, तो ये सब चीज जब 10th में थोड़े एडवांस लेवल पे आएगा, तो ये अगर आपको पहले से ही पता रहेगा तो वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कंसेप्चुअल नॉलेज बार बार क्यों बोलता हूं, ताकि ध्यान लगा के पढ़ो, हर चीज जो भी पढ़ रहे हो यार अच्छे से पढ़ो, ताकि नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जब जाओगे तो ये सब चीज आपको ईजी लगेगी, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला कि हमारा जो भी मास होता है एटम का, अगर मैं मास की बात करूं, जो भी मास होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी कि प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके अंदर दो चीज प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से दो चीज प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, हमेशा याद रखना, और ये मैंने बहुत बार बताया भी है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज प्रेजेंट होते हैं, एक होता है प्रोटॉन एंड दूसरा होता है दोस्तों न्यूट्रॉन। इन शॉर्ट बात करें, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं एन। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ये दोनों आपस में अरेंज होते हैं, P+N वो प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस में, और यही जो होते हैं उसका वजन बताते हैं, किस चीज का, एटम का। और आपको पता होगा एक चीज, जैसे कि कोई भी एलिमेंट का क्या होता है, जैसे कि एक होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। वैसे ही क्या होता है, एक एटॉमिक मास भी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर भी बोलते हैं। तो जो भी एटॉमिक मास होता है, मतलब एक एटम का जो मास होता है,
वो क्या होता होगा, ऑब्वियसली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता होगा। करेक्ट है, ये चीज क्लियर हो गया। तो हमेशा याद रखना एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज नथिंग बट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये बहुत सारे एमसीक्यूज में या फिर कोई आपको ओरल या फिर वाइवा या फिर आपको जैसे स्कॉलरशिप लेवल के एग्जाम जब होते हैं तो आपको पूछेगा अगर कि एटॉमिक मास मतलब क्या होता है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि इट्स नथिंग बट द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो वो जो वजन रहेगा द मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, ये दोनों ही मिला के क्या बन जाएंगे, उसके एटम के मास बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एटॉमिक मास का बात। और चलो जाते जाते ये भी बता देता हूं कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, जो बचा है चीज, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो भी नंबर रहता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस एटम के अंदर, वो डिटरमाइन करता है उसका एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। तो चलो जाते जाते एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, जाते जाते मतलब ये टॉपिक को खत्म करते करते, क्योंकि और एक टॉपिक लेना है अभी। ठीक है, अभी वैलेंसी भी बाकी है तो उसको भी बताऊंगा। तो लेट्स सपोज एग्जांपल ले रहा हूं कि समझ लो मेरे पास क्या है, कार्बन है। कार्बन एक एलिमेंट है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यानी कि क्या होगा कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है दोस्तों। 1 2 3 4 5 हो गए, यहां पे एक और बना दो 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में घूम रहे होंगे। इसके लिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा 6, और वही उसका एटॉमिक जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं अप्रॉक्सीमेट में। ठीक है, यानी कि यहां पे प्रोटॉन अगर 6 होगा, न्यूट्रॉन 6 होगा, यानी कि उसका एटॉमिक मास होना चाहिए 12, और इट इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पता है कि एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन इज 12। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से। ठीक है ना, तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं लगभग उसके साथ ही, मतलब उसके लाइक बोलते हैं ना अप्रॉक्सीमेटली इक्वल में क्या होते हैं, उसके न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो दोनों को प्लस कर लो, आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मास, दैट इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन determines the mass of any particular atom of any particular element। ये याद रखना है। क्लियर हो गया दोस्तों, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एटम के वैलेंसी के ऊपर कि क्या होता है वैलेंसी। ये सभी चीज वैलेंसी कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, बहुत बार मैंने आपको बताया भी है दोस्तों। 8th में भी अगर आपने ध्यान लगा के पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार आप लोग कोई भी एलिमेंट का, यानी कि कोई भी एटम का वैलेंसी भी निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ये चीज भी एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जो मेरे पास है तो वो मैं दे दूंगा आप लोग को। फिर वैलेंसी जैसे ही खत्म हो जाएगा तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर वेट, तो वो भी मैं करा दूंगा ताकि आपको वो भी चीज समझ में आ गया। तो अभी मैं बात कर रहा हूं वैलेंसी की। ठीक है ना, तो वैलेंसी क्या होता है, तो सबसे पहली बात दोस्तों क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट के पास, जैसे मैंने बोला, उसका आउटर मोस्ट शेल होता है, बाहर का शेल होता है। लेकिन आपने एक चीज पहले मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो शेल होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, KLMN। ये 4 टाइप के सेल होते हैं। के का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, एल का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 8 है, एम का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 18 है, एन का कितना है 32। तो 2 8 18 32 ये उसके मैक्सिमम कैपेसिटीज है, यानी कि इतने हो सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते कोई भी शेल के अंदर। तो अगर लेट सपोज मेरे पास क्या है, सोडियम एक एलिमेंट है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11। ये आपको याद रहेगा, ऑब्वियसली मैंने आपको टेक्निक बताया था कैसे याद रखते हैं। ठीक है ना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब मुझे इसका वैलेंसी निकालना है, तो सबसे पहले कोई भी चीज का वैलेंसी निकालने के लिए आपको उसका डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। डॉट स्ट्रक्चर यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। तो सोडियम का अगर मुझे ड्रॉ करना है लेट सपोज, तो सोडियम के ऊपर एक शेल बनाओ, ये एक पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया। इसी प्रकार आप बहुत सारे शेल्स बना सकते हो, पर कितना बनाओगे, बहुत सारे मतलब सिर्फ 4 ही शेल होते हैं, तो 4 ही शेल बना सकते हो। ये आपने बना लिया। ठीक है, पहले में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, तो पहले में मैंने 2 बना लिया, 1 और 2 बना लिया। दूसरे में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। लेकिन देखो 8 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल कितने हैं, 11 ही है। तो पहले 2 मैंने जब लिख दिया तो 11 में से 2 चला गया, 2 लिख दिया ना मैंने, 2 बना दिया है, तो 11 थे, 11 में से 2 बना दिया, तो कितने बचे, 9 बचे हैं। यानी कि अगले में 8 में लिख सकता हूं, करेक्ट है, लिख सकता हूं, तो लिख दो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगले में भी 8 बना लिया, तो यानी कि मैंने 2 पहले बनाया, बाद में 8 बना लिया, तो कितना बचेगा, सिर्फ 1 ही बचेगा ना। 10 तो बना लिया, 1 ही बचा लास्ट में, उसके अगले वाले शेल में मैंने बना दिया 1, यानी कि 2 8 और 1। यानी कि अब आपको लिखना पड़ेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट फॉर्म में ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। तो ये आपने क्या बना लिया, उसका डॉट स्ट्रक्चर बना लिया। डॉट स्ट्रक्चर बोल सकते हो, या फिर इसको आप बोल सकते हो, ये एक और नाम से जाना जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हो। तो आपने डॉट स्ट्रक्चर या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर को बना दिया। ठीक है, ये बनाने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। तो बहुत सिंपल होता है, सिर्फ डॉट स्ट्रक्चर को देखो और जितने भी एटम्स है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लिख दो। कितने हैं, पहले शेल में कितने हैं, 2 है, लिख दिया 2, कॉमा। दूसरे में कितना आपने ड्रॉ किया है, 8 ड्रॉ किया है, 8 ड्रॉ किया है, कॉमा। तीसरे में कितना है, 1 है, फुल स्टॉप। तो आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। और अब असली चीज जो आपको निकालना है, क्या निकालना है, वैलेंसी। अब ये वैलेंसी आप निकाल पाओगे बहुत सिंपल में, क्योंकि वैलेंसी का जो डेफिनेशन होता है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, वैलेंसी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच वी आर शेयरिंग विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स, अदर एटम्स। यानी कि
अपना आउटर मोस्ट शेल यानी कि जो उसका बाहर का जो शेल है, सबसे बाहर वाला शेल है, उसको स्टेबल बनाने के लिए। स्टेबल कब हो सकता है? जब उसके पास या तो 2 रहे लास्ट में या तो 8 होना चाहिए, तभी वो स्टेबल हो सकता है, उसके अलावा वो स्टेबल नहीं होगा। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? तो valency is nothing but the sharing of electrons in order to make its outermost shell complete or stable. The amount which we are sharing, the amount of electron which we are sharing or accepting it is called as its valency. ये चीज ध्यान में रखना, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ वो इलेक्ट्रॉन्स को देता है या फिर कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो किसी से लेता है। तो वो जो अमाउंट रहेगा, वो जो नंबर रहेगा इलेक्ट्रॉन्स को, वही उसका वैलेंसी रहेगा। जैसे ये केस में कि उसके पास लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक शेल, जो बाहर का जो आउटर मोस्ट शेल है, उसके लास्ट में कितना है? 1 है। देख सकते हो, एक ही है। ठीक है, अब 1 है, तुम उसको मजा नहीं आ रहा है, क्या कितना होना चाहिए? कम से कम 8 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार मैं 1 जो है मेरे पास, 1 जो है, मैं अगर 8 बनाने की कोशिश करूं, 1 को अगर मुझे 8 बनाना है, यानी कि किसी से मुझे 7 लेना पड़ेगा। मेरे पास 1 रुपया है और मुझे 8 रुपए का कोई सामान खरीदना है फॉर एग्जांपल, तो मुझे 7 रुपया और किसी से लेना पड़ेगा, तब मेरे पास 8 बनेगा। तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूं, मेरे पास तो 1 ही रुपया है ना, मैं किसी को दे देता हूं, बेचारे के पास, जिसके पास 7 रुपए होंगे और 1 रुपये कम पड़ रहा होगा, उसको मैं दे देता हूं, तो उसका भला हो जाएगा। भले ही मेरा नुकसान हो चलेगा, लेकिन नुकसान नहीं हो रहा, मैं खुश हूं, मैं स्टेबल हूं। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास जो लास्ट वाला जो 1 था, ये उठा के मैं समझ लो किसी और को दे दिया। मैंने ये उठा दिया और किसी और को दे दिया, तो यहां से मेरा 1 चला गया। तो लास्ट में कितने आ गया? ऑटोमेटिकली लास्ट में कितना आ गया? इसके 8 आ गया, तो वो स्टेबल हो गया। तो कितना मैंने दिया? 1 दे दिया, तो 1 मेरा क्या हो गया? वैलेंसी हो गया। समझ में आ रहा है समझ में? वैसे ही समझ लो किसी का 7 होता है लास्ट में। एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे क्लोरीन जो होता है ना, 287 होता है उसका। ठीक है, समझ लो, बाई चांस मैं एक बता रहा हूं आपको। ठीक है, 287 है, अब इसके लास्ट में 7 है, तो या तो क्या कर सकता है, 8 बनाने के लिए, यानी कि उसको कंप्लीट करने के लिए, अपना 8 जो शेल होता है लास्ट वाला, उसको कंप्लीट करने के लिए या तो वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या तो वो किसी को अपना 7 का 7 दे देगा। तो उसके लिए इजी क्या है? 7 दे देना आसान है कि 1 लेना आसान है? तो ऑब्वियसली वो किसी से 1 ले लेगा यार, एक की तो बात है। तो जितना भी ले रहा है या फिर दे रहा है, पहले केस जो था इसके पहले, उसमें वो अपना 1 दे रहा था, लेकिन यहां पे उसको क्या करेगा, वो दूसरे से 1 ले लेगा। तो वो ले भी रहा है तो 1 ही ले रहा है, तो ये केस में भी वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कैसे वैलेंसी निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड फ्यूचर में मैं इसके ऊपर एक बहुत सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड भी आया था। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको एक एग्जांपल से समझ में आया। इसके लिए बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं कराऊंगा, लेकिन जब सेपरेट वीडियो जब बनाऊंगा, कुछ अलग वीडियो बनाऊंगा, तब उसमें और 4-5 एग्जांपल से सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि हाउ टू फाइंड वैलेंसी और एटम का वैलेंसी क्या होता है, ये सभी चीज आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अब चलते हैं सीधा आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा आज का आखिरी टॉपिक रहेगा, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आप कोई भी एटम का या फिर एलिमेंट का कैसे निकाल सकते हो, कंपाउंड का कैसे निकाल सकते हो, तो वो चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ध्यान लगा के देखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक होने वाला है। इसको बिल्कुल आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, अगर आपने गलती से स्किप भी कर दिया ना दोस्तों, बहुत ज्यादा आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान लगा के देखना। टॉपिक जो मैं लिखाने जा रहा हूं यहाँ पे, वो है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और उसमें एक मोल का भी कंसेप्ट है, लेकिन मोल जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है ना, कोई भी कंपाउंड हो, क्योंकि दोस्तों कंपाउंड कैसे बनता है, सबसे पहली बात ये भी ध्यान लगा दो कि कंपाउंड जो होता है, कोई भी कंपाउंड कैसे बनता है। कंपाउंड इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन बोल लो, एडिशन बोल लो, तो एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ही होता है। बहुत सारे एलिमेंट जब आपस में इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? कंपाउंड बन जाता है। जैसे कि अभी मेरा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एलिमेंट है क्या? नहीं, इसमें कंपाउंड है। यार कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कंपाउंड है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों प्लस हुए हैं, यानी कि कंबाइन हुए, तब जाके बना है ना। H2O पानी क्या है? कंपाउंड है, इसमें क्या हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लस हुए, तभी तो बना है। ठीक है ना। NaCl क्या है? ये क्या है? एलिमेंट है कि कंपाउंड है, इसके अंदर सोडियम और क्लोरीन दोनों मिक्स हुए, तभी तो कंपाउंड बना है। तो ऐसे जब बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एडिशन हो जाते हैं, तब जो चीज फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। तो एटलीस्ट कंपाउंड का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या है जो पढ़ना है हमें, वो है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकाल सकते हो, ये चीज आप ध्यान लगा के देखो अभी। ठीक है, ध्यान लगा के देखो दोस्तों, मैं बता रहा हूं क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, अब जैसे कि एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं, कोई आपको पूछेगा कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या होता है? H2O होता है, सभी को पता है। कोई आपको पूछता है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, यानी H2O। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला तो पता है, वाटर का क्या होता है? H2O होता है, लिख लिया। अब इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। एक एलिमेंट प्रेजेंट है H2 नाम का, और दूसरा जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन नाम का। ये दो अलग अलग एलिमेंट है, उसको सेपरेट लिख दो। ठीक है, और ये चीज में आपको क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना यानी वजन निकालना है, वो भी किसका? मॉलिक्यूल का।
ठीक है ना। तो जब मॉलिक्यूल का वजन निकालना है तो आपको एटम का तो वजन पता होना चाहिए। तो इसके अंदर दो एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है। तो हाइड्रोजन का वजन पता है क्या, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, पता होना चाहिए। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। लेकिन कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन का, ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन का, थोड़ा सा और दूर लिखता हूं, इसको इधर लिखता हूं। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो 16 अकेला ऑक्सीजन है, इसके लिए अकेला 16 लिखा। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, और ये क्या है, 16 है। तो 16 का 16 आप वैसे ही लिखो। अब ये दोनों जो है इसको प्लस कर दो, तो 2 + 16 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 18। यानी कि इन शॉर्ट जो मॉलिक्यूलर मास जो आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास जो आ रहा है किस चीज का, वाटर का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और बेसिकली क्या होता है, कभी कभी हम लोग जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको एक यूनिट से डिनोट करते हैं। वो यूनिट होता है डेल्टॉन। तो डेल्टॉन भी बोलते हैं, लेकिन डेल्टॉन का एक यूनिट होता है, उसको हम लोग बोलेंगे 1 डेल्टॉन। ठीक है ना, ये लिख लो, ये आपको याद रखने के लिए, बाकी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको आपको याद रखना है कि एक डेल्टॉन का जो वैल्यू होता है वो होता है दोस्तों 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपको याद रखना है। यानी कि एक डेल्टॉन का जो वजन होता है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ये चीज याद रखना। तो मॉलिक्यूलर मास हमने पानी का निकाल के दिखाया, वाटर का निकाल के दिखाया, 18 आया। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल सॉल्व करवाता हूं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के दिखाता हूं कैसे निकालते हैं, फिर हम लोग आज स्टॉप करेंगे और आपको एक एग्जाम्पल होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं मिटा देता हूं फिलहाल में। सबसे पहले इतना रफ करता हूं, ये कैसे निकाला। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी कंपाउंड का हम लोग मॉलिक्यूलर मास जो है वो किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो एक और चीज यहां पे बताऊंगा, देखो ध्यान से देखना दोस्तों। ठीक है ना, ओके, मार्कर। हाँ, तो जैसे मैंने बोला, आपको एक और कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, अभी वाटर का निकाला, वैसे आपको कोई पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट है इसके अंदर, एक कार्बन है और दूसरा क्या है, प्लस ऑक्सीजन है। ठीक है ना, O2 है। ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। अभी देखा, लेकिन ऑक्सीजन 2 है इस बार, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये 12 वैसे का वैसे ही रहेगा, 12 प्लस ये 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 32। यानी कि 12 + 32 करोगे तो अब आ जाएगा आंसर 44। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि जो आपने निकाला मॉलिक्यूलर मास, किस चीज का निकाला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अभी जो आपने निकाला वो कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। क्लियर है, ये चीज आपको याद रखना है। तो इस प्रकार हम लोग कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड को क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। और उम्मीद करता हूं ये दोनों हमने जो निकाल के दिखाया ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हम लेक्चर समाप्त करते हैं। जाते जाते आप लोग को एक होमवर्क देना चाहता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं होमवर्क। ठीक है, एक होमवर्क देना चाहता हूं कि आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaHCO3। अब इसमें देखो बहुत सारे, थोड़ा हार्ड दिया है मैंने जानबूझ के। इसमें क्या है, Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, फिर H है हाइड्रोजन, फिर C कार्बन और ऑक्सीजन 3 बार। तो इस चीज का आपको क्या करना है, फटाफट से कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास और उसका आंसर निकालना है कितना है मॉलिक्यूलर मास, और हमें कमेंट करके दिखाना है। थोड़ा हार्ड दिया है जानबूझ के, मैं भी देखना चाहता हूं कितने बच्चे यहां पे टैलेंटेड है जो इस चीज का मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास जो बोलते हैं हम लोग वो कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज कमेंट बिलो, फटाफट से कर लेना। एंड इसी के साथ आज का मैं लेक्चर को समाप्त करता हूं। ये वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, क्योंकि बहुत कम लोग को पता है कि हम उनके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज फटाफट से ज्यादा अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स हर एक के साथ शेयर करो और उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड अगर करते हैं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।